भारतीय सिने जगत में जावेद अख्तर का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। जावेद अख्तर को यह भी गुमान है कि उसने अमिताभ बच्चन को पैदा किया है। सलीम जावेद की इस जोड़ी ने 70 के दशक में भारतीय सिने जगत, जिसे अब कराची वुड कहते हैं, जिसे अब दाऊद वुड लोग कटाक्ष में कहते हैं, इस बॉलीवुड का एक ग्लैमर था। यदि आप अपने खुले आंख से बॉलीवुड के किसी कलाकार को देख लेते थे तो ऐसा लगता था उस दौर के लोगों को कि जीवन सफल हो गया। उस बॉलीवुड में 90-80 के दशक तक अक्सर फिल्मों में जावेद सलीम जावेद की जोड़ी देखी जाती। 70 के दशक की तो फिल्मों को सलीम जावेद ने ऐसा जहरीला बनाया, उस समय समझ ही नहीं आया। अब समझ में आता है कि क्यों इन दोनों जोड़ी ने सालों तक आपके समाज के अंदर सनातनी परंपरा को इतना जहरीला बना दिया। और एक समुदाय विशेष को, शोले में एक मुल्ला जी हैं, उसके उस गांव में कोई मुसलमान नहीं है, एक आदमी है, उसके बेटे, इकलौते बेटे की मौत होती है तो वो नमाज पढ़ने चला जाता है अंतिम संस्कार करने से पहले। क्यों? अजान कोई और मस्जिद का अजान सुन लिया। वो गांव का इकलौता परिवार है, मुस्लिम परिवार, उस गांव में मस्जिद बनाई गई है। इतना ही नहीं, आप हमेशा देखेंगे कि भारतीय फिल्मों में हमेशा अब्दुल को सब खबर रहती थी। अब्दुल एक बेहतर इंसान होता था, लेकिन बाहर अब्दुल बम विस्फोट करता था, दिल्ली में सीरियल विस्फोट करता था, सरोजनी नगर, कालका जी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, इन सब जगहों पे, कनॉट प्लेस, ग्रेटर कैलाश, इन सब जगहों पे एक साथ ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट होते थे। फिर अगले दिन जयपुर में होता था, लेकिन ये अब्दुल कभी टीवी चैनल पर नहीं दिखाया जाता था कि इस अब्दुल ने क्या किया। तो सलीम जावेदों ने बड़ी चालाकी से उन बम विस्फोट करने वालों को ऐसे बताया कि जैसे ये तो मंदिर में रहते, भगवान के मंदिर में अमिताभ बच्चन जाता है, सीढ़ी पर बैठ जाता है, क्योंकि उसका भरोसा भगवान से नहीं है। लेकिन जब वो एक मुस्लिम किरदार निभाता है कुली में, तो उसका भरोसा इस कदर होता है, उसके एक बिल्ले पर गोली टकरा करके लौट जाती है, क्योंकि वो अल्लाह का दीवाना है। वही जावेद अख्तर जो इतना बड़ा नशेड़ी है अपने पंथ को लेकर के, वो जावेद अख्तर मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल पर बैठता है और गाना गाता है, कहता है कि इस देश को का जो आरएसएस है इस देश में, और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, वो तालिबान की तरह है। उसने आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी। उस आरएसएस की तुलना जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्था है, जो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करता है, जो निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करता है, उस आरएसएस की तुलना, उस आरएसएस की तुलना जिसका आजीवन स्वयंसेवक, आजीवन प्रचारक आज भारत का प्रधानमंत्री है, जिसका एक प्रचारक भारत का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, आजीवन प्रचारक खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री, कई राज्य में पहले भी, और ये सब के सब पूरा जीवन अपने आप को तपा करके एक ऐसे संगठन में जो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से तपाता है। सवाल यह है कि ऐसे संगठन की तुलना तालिबान से जब जावेद अख्तर जैसे बैसी, जावेद अख्तर जैसे जहरीले व्यक्ति करते हैं, तो इसके क्या मायने? जावेद अख्तर के बारे में कहा जाता है कि हमेशा वो एक सनातनी, एक अपने आप को लेफ्ट लिबरल बताने की कोशिश करता था, जिसके ठेके पर आज वह राज्यसभा का सांसद है। सिर्फ उसके लिए वो इस तरह का बयान देता है या उसे इस देश के प्रति ऐसी श्रद्धा है? उसने कहा कि 30 के दशक में संगठन नाजियों की तरह था। उसने यह भी कहा कि इस आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे संस्था के प्रति आस्था रखने वाले लोग तालिबान से कमतर कैसे हो सकते हैं? तो ये गाली पूरे उस बहुसंख्यक समाज को है जिसने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना, क्योंकि वो आरएसएस का प्रचारक रहा हुआ है। जावेद अख्तर के खिलाफ मुंबई पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की गई, ये कहते हुए कि उसने
आरएसएस की मानहानि की है, उसने पूरी सनातनी समाज का अपमान किया है और उसने दंगा भड़काने की साजिश रची है। लेकिन अब मुंबई पुलिस इसका क्या हाल करेगी? मुंबई पुलिस से क्या उम्मीद की जाए? जावेद अख्तर कितना षड्यंत्रकारी है उसको समझिए। उसने शिवसेना के लिए कुछ भी नहीं कहा। जो सब शिवसेना ऐसे जिहादियों का कुछ सबसे ज्यादा कुटाई करती रही है। जो शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे अपने उसी शब्द के लिए जाने जाते रहे हैं, पाकिस्तान को पसंद करने वाले, भारत में पाकिस्तान परस्तों के लिए और एक खास समुदाय के लिए हमेशा जिस तरह की बातें वो कहा करते थे, उनके बेटे की सरकार है आज महाराष्ट्र। जावेद अख्तर की चालाकी, उसका षड्यंत्र देखिए तो शिवसेना के लिए एक शब्द भी नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है। इतनी कुटाई करेगी शिवसेना, इतनी कुटाई करेगी, इसकी सब अख्तरी निकल जाएगी। तो जावेद अख्तर ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो राज्यसभा का सांसद, ये उच्च सदन का सांसद, इस कोटे से आया, आप इसे समझ सकते हैं। लेकिन जावेद अख्तर, आज मैं एक लाइन दे रहा हूं, आप जैसे आज मुनव्वर राना गिरगिरा रहा है, आप अगले 1 महीने के अंदर जावेद अख्तर को गिरगिराते हुए देखिए। जफर सुरेशवाला का मैं एक आज इंटरव्यू कहीं पर सुन रहा था। जफर सुरेशवाला कह रहा था कि एक बार जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बात 2003 की है, वो नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे थे और शिकायत करने जा रहे थे गुजरात दंगे को लेकर। वो सीढ़ी पर चढ़ने वाले थे कि उनके पास जावेद अख्तर का फोन आया और जावेद अख्तर ने कहा कि तुम किस पैसे से मिलने जा रहे हो। जावेद अख्तर ने जफर सुरेशवाला को बहुत जलील किया। तब आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग जो इस देश में सीने जगत में इतने बड़े स्टार रहे, उसका क्या स्वरूप रहा। दरअसल ये सब नंगे हो रहे हैं, ये सब बिल से विदा करके निकल रहे हैं। अब तक सेकुलरिज्म का ढोंग बांधे ये लोग। मैं हमेशा कहता हूं कि ये चीजें बहुत अच्छी है, इस तरह का होना बहुत जरूरी है। आप इन सब की पहचान हो रही है। दरअसल ये सब जो नैतिकता का आवरण ओढ़े हुए थे, बेहतर इंसान होने का, सेकुलर होने का, ये दिख गया। इस सेकुलर जो कहा जाता है, जो किस तरह से गुजरात के डिप्टी सीएम पटेल साहब ने जो बात कही कि देश सेकुलर तभी तक है जब तक यहां हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन जावेद अख्तरों की संख्या बढ़ जाएगी, उस दिन ये देश तालिबान हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं, हम सीधे जावेद अख्तर पर कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे जैसे सोच वाले लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे, उस दिन ये देश तालिबान हो जाएगा। ये सौभाग्य है इस देश में आरएसएस जैसी संस्था को मानने वाले लोग हैं जो इस देश को तालिबान होने से बचा रहे हैं। वरना इस देश में जिस दिन जावेद अख्तरों की संख्या बढ़ेगी, उस दिन क्या होगा ये पता चलेगा। जावेद अख्तर ने हिंदू संगठनों को कहा कि इसमें कोई फर्क नहीं है, या आरएसएस को कहा कि सबसे बड़ा संगठन जो संगठन है कि इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री जिस संगठन से आते हैं, उसके लिए उसने ऐसे शब्द कहे। मेरा पूरा भरोसा है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर इसके ऊपर इतने केस होंगे कि सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना पड़ेगा इसके मामले की सुनवाई कहां। मगर मुझे एक चीज लगता है कि बड़ी चालाकी से इसके खिलाफ महाराष्ट्र में केस दर्ज हुआ है। महाराष्ट्र में केस दर्ज होने पर पता नहीं क्यों मुझे संदेह हो रहा है, क्योंकि जो ही महाराष्ट्र में केस दर्ज होगा तो पहला केस जहां दर्ज होगा ये केस वहीं चला आएगा। तो चूंकि हो सकता है केस जावेद अख्तर ने खुद दर्ज करवाए हों, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि उसे पता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज में इसके ऊपर केस तो दर्ज होंगे, तो ये केस योगी आदित्यनाथ के राज्य में सुनवाई ना हो, इसलिए क्या महाराष्ट्र में जानबूझकर उसके ऊपर एफआईआर हुई है, लेकिन उसका बचना बहुत मुश्किल है। अगले 1 हफ्ते के अंदर देखिए इन जावेद अख्तरों का क्या होता है। दरअसल ये वक्त ऐसा है जिसमें ये सब नंगे हो रहे हैं। ये वो लोग नंगे हो रहे हैं जो अब तक कट्टरता के खिलाफ एक बेहतर चेहरा अपने आप को बनाए हुए। अब ये पता चल रहा है कि मैं ये कह रहा हूं कि किसी अफजल से बहुत कितना अंतर इनमें है। अपने आप को जो लोग ये बनाए हुए थे, जो एक सॉफ्ट इस्लामिक चरित्र है, उनके अंदर का जहर ये साबित करता है कि सालों तक बॉलीवुड कैसे कैसे लोगों के प्रभाव में। इसीलिए आज लगता है कि ये बॉलीवुड, क्यों इस बॉलीवुड के लिए लगता है कि ये कराची हो, इन जावेद अख्तरों के
खेल से ये लगता है कि ये पूरी तरह से आज जुहू स्थित उसके घर पर जमकर प्रोटेस्ट हुआ। बाहर निकलो जावेद अख्तर, इस तरह की आवाज आई। इस तरह से तो खैर ये नेता बनता है, लेकिन इसे इसे जमकर इसे धमकी दी गई और इसे कहा गया कि तुमने जो किया उसके लिए तुम माफी मांगो। अब वो जावेद अख्तर घर में घुसा हुआ है, उसे पता है कि ये जहरीले बयान देने, और जहां वो ये बयान दे रहा था वहां उसे प्रवोक किया जा रहा था। जिस चैनल पर वो बयान दे रहा था उस चैनल का एजेंडा आप बेहतर समझते हैं। वो प्रवोक कर रहा था, किसी अखलाक की याद दिलाया जा रही थी उसे, किसी तबरेज अंसारी की याद दिलाई जा रही थी, लेकिन दिल्ली की किसी चीज की याद नहीं, अंकित शर्मा की याद नहीं दिलाई जा रही। दिल्ली दंगे में किसी शाहरुख की याद उसे नहीं दिलाई जा रही। तब ये समझ में आता है कि जिस चैनल पर किस तरह से अपने टेस्ट के चैनल पर ये जाते हैं इस तरह के लोग, और इनका ये खेल क्या होता है। आगे आगे देखिए जावेद अख्तरों का होता क्या है। मुझे लगता है कि जिस ढंग से इसने तालिबान से इसकी तुलना की है, इसकी गति मुनव्वर राना वाली। मुनव्वर राना भी बहुत बड़बोला हो गया था, उसके बाद एकाएक वो मोदी का भजन गाने लगा। एफआईआर हुई, जब हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने उसकी जब अग्रिम जमानत अर्जी मुनव्वर की खारिज कर दी तो एकाएक लेट गया, बीमार हो गया, पीजीआई अस्पताल में गया। उत्तर प्रदेश में ही रहता है, उसे पता है कि पीजीआई अस्पताल में भर्ती होने का क्या मतलब है। लौट करके घर आ गया। आप आगे आगे देखिए कि कब जावेद अख्तर अस्पताल में भर्ती होने जाता है। इंतजार कीजिए, आप लाइन ले लीजिए, अगले एक सप्ताह के अंदर आप देखेंगे कि वो जावेद अख्तर भी अस्पताल में जाएगा यदि उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज होगी। सच ये है, इस तरह के मामले से ये बिलबिलाते लोग अपनी पहचान बता रहे हैं कि सालों से जहर पाले इन लोगों ने कैसे एक बढ़िया फिल्म बना करके ये अवार्ड लेते रहे और अवार्ड वापसी गैंग का हिस्सा बन गए।